हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का थर्ड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। पहले दो लेक्चर में हम लोगों ने रेट तक की बात खत्म कर दी थी। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, रेट पढ़ लिया था, एवरेज रेट पढ़ लिया था, इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ लिया था। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो बड़े ध्यान से पढ़ना है हम लोगों को। कौन सा टॉपिक है? रेट ऑफ रिएक्शन। कौन सा टॉपिक है? रेट ऑफ रिएक्शन। और ये टॉपिक में बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारी, क्योंकि बच्चों को एक बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है दिमाग में। देख बताता हूं, भी देखना क्या कंफ्यूजन आता है आपके दिमाग में। उस कंफ्यूजन को हमें दूर करना है। एक एक बात को मेरी सुनकर चलना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीखना है, क्योंकि हमें पेपर ऑब्जेक्टिव देना है। क्योंकि जितना आप क्वेश्चन करने का तरीका सीख लेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, उतना अच्छे से आप क्या करेंगे, पेपर को ग्रिप में ले लेंगे। ये बात मेरी ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन की, कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, कैसे लिखते हैं किसी भी इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन। देखो भाई, यानी कि अगर एक इक्वेशन है मेरे पास m1a प्लस m2b, प्रोडक्ट में बन रहा है n1c प्लस n2d, ये बन रहा है। अब अगर मान लो इसका आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हुआ तो कैसे लिखोगे? देखो, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अब ध्यान दो, जबकि मैंने जब रेट की बात की थी पहले और दूसरे लेक्चर में तो काफी एक बात पे फोकस कर रहा था। मैंने कहा था ए और बी जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। ए और बी जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। ए और बी की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी और सी प्लस डी की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। इतनी बात समझ में आई? अब यानी कि ए प्लस बी की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है तो क्या होगा? उनके आगे कैसा साइन आता चला जाएगा? माइनस का साइन आता चला जाएगा। और प्रोडक्ट में कैसा साइन आएगा? प्लस का साइन आएगा। यानी कि माइनस 1/m1 dA अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस 1/m2 dV अपॉन dt इज इक्वल टू 1/n1 dC अपॉन dt इज इक्वल टू 1/n2 dd अपॉन dt। ये आपने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीख लिया कि कोई भी इक्वेशन दी हो, इस तरीके के कोई भी क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले आप रेट ऑफ क्या लिखोगे? रिएक्शन लिखो। ठीक, नोट। नेक्स्ट देखो जरा, अगर मान लो आपके पास एक इक्वेशन है ए प्लस बी डी बन रहा है सी प्लस बी, ए प्लस डी या बन रहा है सी प्लस बी। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ऐसा क्यों लिख दिया? अरे भैया ऐसा लिख लो, आपका मन कर रहा है, आपका जो दिल करे वो लिखो। ए प्लस बी और क्या बन रहा है? सी प्लस डी बन रहा है। कुछ भी लिख लो, पी प्लस क्यू इक्वल टू रिवर्सिबल आर प्लस एस लिख लो, जो आपका दिल करे, जो आपका मन करे, अभी आप वो लिख लो। ठीक, बात क्लियर? यानी कि अब देखो, अगर आपसे बोला जाए कि इस इक्वेशन के बिहाफ पर और कुछ बातें कर ली जाए, आपसे बोला जाए कि रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसएपीरियंस, तो ध्यान देना, रेट ऑफ डिसएपीरियंस हमेशा रिएक्टेंट का लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज कहां से बनना स्टार्ट होती है भाई? जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं कभी तो प्रोडक्ट बनता है। बोलो, तभी तो प्रोडक्ट बनता है। यानी कि रेट ऑफ डिसएपीरियंस ऑफ ए, क्या लिखोगे? रेट ऑफ डिसएपीरियंस ऑफ ए, क्या लिखोगे? रेट ऑफ डिसएपीरियंस ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी। क्या लिखोगे? माइनस डी ए अपॉन डी टी, माइनस डी ए अपॉन डी टी। ठीक, अब देखो,
अगर आपको लिखना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, क्या लिखोगे? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। देखो मैंने गलत लिख दिया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी नहीं होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन, बी तो रिएक्टेंट में है भाई बी किसमें है? रिएक्टेंट में है, तो फॉर्मेशन नहीं लिख सकते, इसको ध्यान रखना, ऐसी गलती मत करना। मैंने जानबूझ के इसीलिए लिखा था, देखिए कितने लोगों का ध्यान यहीं पर है। यानी कि बी का भी क्या लिखोगे? डिसएपियरेंस लिखोगे। क्या लिखोगे? डिसएपियरेंस लिखोगे। तो क्या हो गया? माइनस डीवी अपॉन dt। बात क्लियर? अब प्रोडक्ट में क्या है इक्वेशन में? ध्यान दो इधर, प्रोडक्ट में क्या है? C है और D है, तो प्रोडक्ट का हमेशा या तो एपियरेंस लिखोगे या क्या लिखोगे? फॉर्मेशन लिखोगे। रेट ऑफ एपियरेंस बोलो या क्या बोलो? फॉर्मेशन बोलो ऑफ किसका? C का। तो क्या लिखोगे? यहां माइनस नहीं आएगा, DC अपॉन dt। और अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D, तो क्या लिखोगे? D अपॉन dt। ठीक। अब आपने एक चीज देखी, यानी कि कभी भी कोई भी अगर रिएक्शन है आपके पास और अगर उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखना है, रेट ऑफ डिसएपियरेंस लिखना है या रेट ऑफ एपियरेंस लिखना है, कभी भी उसके स्टोइकियोमेट्रिक मल्टीप्लाई मत कर देना। अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो रेट ऑफ फॉर्मेशन नहीं रह जाएगा, वो क्या बन जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। इसीलिए देखो मैंने दोनों को एकदम साथ साथ आपको इसीलिए इस तरीके से मैंने दिखाया है, बहुत अच्छे से एकदम। अब देखो, अब कभी भी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो रेट के टर्म में, अब उसे कैसे उसे इक्वेशन में लिखना ये भी देख लेते हैं। देखो यहां तक नोट कर लिया होगा सभी ने, इसको रफ कर देता हूं मैं। देखो भाई बहुत ध्यान से समझना। देखो अब अगर हम लोग बात करें कि कभी भी नेक्स्ट एग्जांपल की, कि अगर हमें कोई भी डिफरेंशियल फॉर्म में अगर इक्वेशन लिखी गई है, रेट एक्सप्रेशन में इक्वेशन लिखी गई है, तो उससे जर्नल इक्वेशन कैसे लिखोगे? ध्यान दो, जैसे लिख दिया, एक एग्जांपल है 1/2 DC अपॉन dt इज इक्वल टू 1/3 dA अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस dd अपॉन dt इज इक्वल टू 1/3 DC अपॉन dt। ये मैंने लगा दिया माइनस आगे। अब देखो भाई, इस तरीके का अगर एक्सप्रेशन है अगर आपके पास और आपसे कहा जाए कि एक डिफरेंशियल फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख रखा है और एक जर्नल इक्वेशन लिखो, इससे कैसे लिखोगे उस इक्वेशन को? पेपर में नीट में एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक। अब देखो नीट में ये पूछा गया है 97 एवन के आसपास में क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन पहले आते थे और बहुत आसान होते थे, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। आप सबसे पहले देखो प्लस वाले कौन से हैं, देखो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, ये कैसा है? निगेटिव है, और ये कैसा है? निगेटिव है। आप इससे पहले एक चीज देख चुके हो कि जब हम जर्नल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख रहे थे तो क्या लिख रहे थे कि जिन जो रिएक्टेंट था उनके आगे क्या लगा रहे थे? माइनस लगा रहे थे, और जो प्रोडक्ट था उसके आगे कहां लिख रहे थे? प्लस में लिख रहे थे। तो यहां पर भी तो वही करना है कि जिसके आगे माइनस लगा हुआ है उसको आप कहां लिखोगे? रिएक्टेंट में। अब देखो सबसे पहले माइनस, इधर देखो किसके आगे माइनस लगा है? डी के आगे लिखा है, तो देखो डी लिख दिया, और किसके आगे माइनस लिखा है? सी लिख दिया। अब देखो सी में किसका मल्टी कितना है? 1/3 है, तो जब 1/3, अब वो यहां किसमें आ जाएगा? 3 हो जाएगा वो।
ऐसे तो लिखते थे। अब सिंबल लगा दो, किसके आगे प्लस लगा हुआ है, ए के किसके आगे प्लस लगा हुआ है, देखो भाई यहां पर देखो एक चीज दो बार हो गई है, देखो यहां पर भी सी हो गया है, यहां पर भी सी हो गया है, यहां पर सी हटा के पी कर दो, dp अपॉन dt कर दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो जब dp अपॉन dt कर दिया आपने तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, c की जगह यहां पर आ जाएगा p, क्या आ जाएगा p, ठीक, यानी कि d प्लस 3p क्या बन रहा है यहां पर 2c, क्या बन रहा है 2c प्लस क्या बन रहा है 3a। ये देखो एक जर्नल इक्वेशन आपकी लिख गई, ठीक है। फिर से एक क्वेश्चन करा देता हूं, और 1/4 माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2 dC अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस dd अपॉन dt इज इक्वल टू 1/3 dB अपॉन dt। देखो अगला एग्जांपल, इससे और अच्छे से बात आपको क्लियर हो जाएगी। कैसे, यहां पर देखो आगे क्या लगा है माइनस, तो एक किसमें आएगा रिएक्टेंट में, तो ए, लेकिन 1/, कितना है 4, तो कितना हो जाएगा ये 4a। देखो फिर क्या आ सकता है रिएक्टेंट में, माइनस कहां पर है, देखो चलते चले जाओ डी में है, तो फिर कितना आ जाएगा डी, कितना होगा सिर्फ डी रिवर्सिबल, फिर कितना होगा 2c, कितना होगा 2c, और यहां पर कितना है 3v। देखो किसी भी डिफरेंशियल से, किसी भी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से जर्नल रेट इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता है अब यहां पर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होगा, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होगा। यहां तक बात एकदम आपको क्लियर हो गई कि कैसे किसी भी जर्नल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी जाती है और कैसे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन से जर्नल इक्वेशन लिखी जाती है। बात एकदम बेसिक क्लियर मेरी। रफ करता हूं, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको आप अच्छे से, और उसके बाद इसको मैं रफ कर दूं। देखो मैं साइड हो जाता हूं, नोट कर लिया, रफ करता हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा आप, और if the reaction टू ए से P, कहां जा रही है रिएक्शन 2a से P, if the concentration of A decrease, कंसंट्रेशन ए क्या कर रही है डिक्रीज फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.5 मोल पर लीटर टू दी 0.4 मोल पर लीटर, 0.4 मोल पर लीटर इन 10 सेकेंड, कितने सेकेंड में 10 सेकेंड में। कैलकुलेट कैलकुलेट रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल, रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। सबसे पहले देखो मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन उठाया जिससे आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो समझने में, धीरे 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 करके हम लोग नीट का लेवल और बढ़ाते चले गए, ठीक। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, अब देखो डिक्रीज कर रहा है बोल दिया है क्वेश्चन में, ए के रिस्पेक्ट में बात की गई, तो क्या लिखोगे -1/2 dA अपॉन dt,
और ये माइनस क्यों आ गया? क्योंकि रिएक्टेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रिएक्टेंट की बात हो रही है। यानी कि माइनस क्या बता रहा है कि ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। यानी इसको क्वेश्चन में साथ में ले लिया माइनस, सब गलत सलत हो जाएगा, इसको साथ में मत ले लेना। हाँ ध्यान रखना। यानी कि 1/2 ये कितना आ गया? 0.5। किस कहां से कहां तक जा रहा है? 0.4। समय कितना है? 10 रख दिया यहाँ पर। ये कितना आ गया? 1/2 0.1/10। इस पॉइंट को हटाया, यहाँ 0 बढ़ा दिया। बहुत आसान कैलकुलेशन बना दी। देखो 1/2। अब देखो ये कितना हो गया? 10 ऊपर ले आओ, यहाँ 10⁻²। ये ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा? 10⁻²। अब 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5 इंटू 10⁻²। तो ये कितना आ गया? 5 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। क्या आ गया? ये आंसर आ गया। नोट करो इसको फटाफट, नोट करो। नोट करिए अच्छे से। चलिए रफ करता हूं। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं थोड़ा सा मुश्किल हो सकता लगे, लेकिन है बहुत आसान। इस क्वेश्चन से आपके सारे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो ध्यान दे इधर। क्वेश्चन बोला गया, इफ द रिएक्शन टू N2O5 से बन रहा है 4NO2 प्लस O2, ये बन रहा है। ठीक है, इफ द कंसंट्रेशन of NO2 increase from 1.6 into 10⁻³ मोल पर मोल लीटर, ठीक, इन 4 सेकेंड। अब देखो पहला पॉइंट क्या पूछा गया है? कैलकुलेट क्या क्या करना है। पहला पॉइंट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। दूसरा पॉइंट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। तीसरा पॉइंट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। और चौथा है रेट ऑफ रिएक्शन। चौथा क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। पहले क्वेश्चन को मेरे बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। देखिए जो क्वेश्चन मैंने लिखा है उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इधर ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको, ठीक, बहुत ध्यान से समझना मेरी एक एक बात को। ये क्वेश्चन आपके सारे कंसेप्ट को क्या करेगा? क्लियर कर देगा। सारे कंसेप्ट को ये क्वेश्चन क्या करेगा? क्लियर कर देगा। जब ये क्वेश्चन सारे कंसेप्ट क्लियर कर देगा आपके, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी तरीके के किसी भी क्वेश्चंस को लगाने में। देखिएगा, अब देखिए आप, सबसे पहली बात, क्वेश्चन में जिसके बारे में गिवन डेटा दिया जाएगा आपको, सबसे पहले उसको देखोगे आप। तो क्योंकि क्वेश्चन को आसान कैसे बनाना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस मैं यही सिखाता हूं बच्चों को। बस कि नीट में क्वेश्चन आएगा, चुटकी दबाओ और आंसर पाओ। देखो कितना आसान। अगर आपने एक बार क्वेश्चन की लाइन को पकड़ लिया तो 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा, और नहीं तो आप क्वेश्चन को गलत सलत कर डालोगे, कुछ कहीं का मारा कहीं ले जाओगे।
ठीक है, तो ध्यान से समझो। NO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है और NO2 के बारे में क्या दिया गया है, इंफॉर्मेशन दी गई है, और NO2 की ही कंसंट्रेशन क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और उसी के बारे में गिवन क्या दिया गया है, डेटा दिया गया है। बात समझ में आई? तो सबसे पहले लिखो कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। बस भाई यहीं पर गलती नहीं करना है, मेरी यहीं पर बात बस ध्यान से सुनना, वरना आप गलत कर दो। देखो मैंने लिखा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। इससे पहले आप एक बात और मैं आपको बता दूं, थोड़ा ध्यान रखना, कभी भी जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए तो उसमें सबसे पहले क्या लिख लेना, रेट ऑफ रिएक्शन जरूर लिख लेना। तो मैं यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन पहले लिख देता हूं। सबसे पहले क्या लिखना है तुमको, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे यहां से, बताओ जल्दी, यहां से बोलो देख के, -1/2 डी N2O5 अपॉन dt इज इक्वल टू डी NO2 अपॉन dt इज इक्वल टू DO2 अपॉन dt। जब आपने देखो यहां पर रेट ऑफ पूरा रिएक्शन लिख लिया, रेट ऑफ रिएक्शन, जब आप लेकिन रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालोगे तो जो ये स्टैक्यूमेट्री लगे हुए हैं इनको साथ में मत लेना, कहीं इनको साथ में लेके डिवाइड मत कर देना, वरना यहाँ पर गलतियां हो जाएंगी। यहाँ देखो 1/4 छूट गया है, 1/4 यहाँ पर छूट गया था, ठीक, गलती हो जाएगी, और इसीलिए मैं करूं। सबसे पहले आप रेट पेशेंस के साथ रेट ऑफ रिएक्शन लिखा आपने, सभी लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया बहुत आराम से। अब रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिख लिया तो आपको क्या बताना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। इसके लिए बोला गया है कि इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, कितनी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, 1.6 इंटू 10⁻³ इतने मोल पर, और कितने टाइम में 4। तो देखो फॉर्मेशन, कोई भी स्टैक्योमेट्री का मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं अभी करना है, मैं फिर बोल रहा हूं कुछ नहीं करना है, क्या लिखना है, इतनी 1.6 इंटू 10⁻³ अपॉन 4। ठीक भाई, ये आ गया 4 4 जा 16 यानी कि 0.4, इसका मतलब आ गया 0.4 इंटू 10⁻³ यानी कि इसको भी लिख सकते हो 4 इंटू 10⁻⁻4। पहली बात तो आंसर ये हो गया, पहला आंसर आ गया आपका। ठीक, अब देखो भाई रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 की बात करें तो देखो, अगर आप O2 की बात करते हो तो कैसे लिखोगे, DO2 अपॉन dt। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन पे जाओ तुरंत एकदम, यहां पर देख रहे होगे आप O2 की स्टैक्योमेट्री में कुछ भी नहीं है, लेकिन किसका निकाल किसका रहे हो, इसका निकाल लो ना, तो इसके स्टैक्योमेट्री में कितना है 1। अब दूसरी तरफ कुछ भी हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप भाई जिसका डेटा आपको पता चल चुका उसी की इक्वल तो रखोगे। तो यहां पर देखो इस इक्वेशन में कितना है, 1/4 DNO2 ओवर dt, 1/4 DNO2 ओवर dt। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझसे कहेंगे कि सर यहां पर आपने 1/4 नहीं लिया और नीचे आप 1/4 देखो सर लिख रहे हो। तो मेरी बात बस यही मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, यहीं पर गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। बेटा यहां पर आपने फॉर्मेशन लिखा, इसका स्टैक्योमेट्री 1 था, इसकी कंसंट्रेशन दी थी, इसका टाइम दिया था, तो आपने क्या निकाल लिया, डायरेक्ट फॉर्मेशन निकाल लिया। अब देखो आपसे पूछा गया डी ऑफ O2 ओवर dt, इसका फॉर्मेशन निकालोगे। जब इसका फॉर्मेशन निकालना होगा तो इनमें किसी के भी रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के क्या करोगे, इक्वल करोगे। जैसा डेटा दिया होगा बिल्कुल उसी के क्या कर दोगे, इक्वल कर दोगे। तो मैंने इसीलिए पूरे पार्ट के क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। लेकिन हमें वैल्यू कितने पार्ट की पता है, इतने, लेकिन इसका स्टैक्योमेट्री कितना है 1, तो 1/4 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4, 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो ये आंसर कितना आ गया, 10⁻⁻4 आ गया। क्या आ गया, DO2 अपॉन dt। किसका रेट ऑफ फॉर्मेशन आ गया, DO2 अपॉन dt का क्या आ गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन आ गया। इसका नेक्स्ट देखो पूछा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस,
ऑफ N2O5 कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपके पास कुछ तो और नहीं, आपको सबसे पहले इन दोनों को इक्वल करके, पहले ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखो कि -1/2 d N2O5 अपॉन dt इज इक्वल टू -1/2 d N2O5 अपॉन dt इज इक्वल टू d O2 की इक्वल कर दो जिसको आप मन करे, O2 अपॉन dt। देखो बेटा अब यहां पर आपको क्या मैंने बोला है, मेरी बात को, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोला। क्या बोला है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोला है। यानी कि ये इतना ही तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, इसी को तो आपको निकालना है। अब इसके स्टैक्योमेट्री में जो भी है उसको दूसरी तरफ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि -1/2 d अपॉन dt N2O5 इज इक्वल टू 2 d अपॉन dt ऑफ O2। ये आ गया, यानी कि कितना आ जाएगा 2, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी 10⁻⁻⁴। तो कितना आंसर आ गया 2 × 10⁻⁻⁴ आंसर आ गया। इतनी बात क्लियर? नोट करो पहले, यहां तक तीनों स्टेप एकदम क्लियर हो गए, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब देखो आगे चौथा पार्ट। मैंने बोला था कि रेट ऑफ रिएक्शन, तीनों में जो इक्वेशन में सबकी वैल्यू आपको पता चल चुकी है, जिससे मर्जी उससे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल डालो। बोलेगा नहीं आपसे क्वेश्चन में कि इसका, आपको अपने दिमाग लगाना है कि चाहे किसी से भी निकालेंगे, चाहे O2 को लेके निकालेंगे, चाहे N2O5 को लेके निकालेंगे, चाहे किसी को भी लेके निकालेंगे, आंसर में कोई भी फर्क नहीं आएगा। देखो, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे मैंने लिख दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2O5, ठीक, क्या है -1/2 d अपॉन dt N2O5 इज इक्वल टू -1 अपॉन इतना पार्ट। ये क्या है बेटा? डिसअपीयरेंस है। इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। कितनी निकाल चुके हैं जल्दी बोलो, यहां पर देख के जल्दी बताओ। 2 × 10⁻⁻⁴ लिख दो, 2 × 10⁻⁻⁴। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। कितना आंसर आ गया 10⁻⁴ आंसर आ गया। अब देखो, चाहे N2O5 को लेते, या सॉरी N2O5 ले लिया आपने, अब आप किसको ले सकते थे, NO2 को भी ले सकते थे, O2 को भी ले सकते थे। अगर आप O2 को लेते तब भी भैया देखो आंसर कितना आता, 10⁻⁻⁴ ही आता। देखो किसी को भी लिया कोई भी फर्क नहीं पड़ा। बात समझ में आ गई? मुझे लगता है आपको आज जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं अभी तक, वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक, अब देखो एक और क्वेश्चन है इस पे, वो क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने लिखा है कि इफ -dA अपॉन dt इज इक्वल टू K1A, dV अपॉन dt इज इक्वल टू K2A स्क्वायर, dc अपॉन dt इज इक्वल टू K3A का स्क्वायर, और जर्नल जो इक्वेशन दी गई है वो कितनी दी गई है 2A। 2A से क्या मिल रहा है, B प्लस 3C मिल रहा है। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं कि 2A से क्या मिल रहा है, B प्लस 3C मिल रहा है, और क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि dA अपॉन dt इज इक्वल टू K1A का स्क्वायर, dV अपॉन dt इज इक्वल टू K2A का स्क्वायर, ठीक, dC अपॉन dt इज इक्वल टू K3A का स्क्वायर। इतना रेशियो पूछा है, सॉरी रिलेशन पूछा है, चाहे रेशियो बोलो चाहे रिलेशन बोलो, रिलेशन बिटवीन K1 K2 K3। अरे सर ये तो क्वेश्चन बहुत कठिन दे दिया है आपने, ये कैसे होगा हमसे? ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जाएगा आपसे। कैसे? देखो, मैंने कहा कोई भी अगर क्वेश्चन दिया गया है सबसे पहले उससे क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे। क्या लिखोगे सबसे पहले, रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे। जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे सबसे पहले, तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, 1/2
2 डी ए अपॉन डी टी, 1/2 डी ए अपॉन डी टी, लेकिन क्या आएगा आगे, माइनस इज इक्वल टू 1/2 dv अपॉन dt इज इक्वल टू 1/3 dc अपॉन dt, 1/3 dc अपॉन dt। यहां तक बात क्लियर होगी, 1/3 dc अपॉन dt। देखो यानी कि ये चीज आपने लिख दी। अब आप ध्यान से देखना भैया, इसके ही अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा ऊपर देखो जरा, यही तो गिवन है, जितना मैंने मार्कर से राउंड कर दिया, माइनस डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू किसके इक्वल है, यानी कि k1/2 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 बी। देखो बी में 1/2 नहीं है, ये गलत लिख गया है, बी में 1/2 नहीं है, ये गलत लिख गया है, यानी कि यहां पर भी 1/2 नहीं होगा, ठीक है, यहां पर भी 1/2 नहीं होगा, यानी कि dv अपॉन dt। अब dv अपॉन dt की जगह देखो क्या लिखा है, k2 ए स्क्वायर, और उसकी जगह क्या लिखा है, k3 अपॉन 3 ए स्क्वायर। बेटा देख कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बेटा देख यहाँ पर भी ए स्क्वायर, बेटा यहाँ पर भी ए स्क्वायर, सब एक दूसरे के उस तरीके से लिखे हुए रेसिप्रोकल में, सब क्या होते चले जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट होते चले जाएंगे। बेटा देख k1/2 आ गया यहाँ पर इज इक्वल टू बेटा k2 आ गया यहाँ पर, बेटा इज इक्वल टू क्या आ गया, k3 आ गया यहाँ पर अपॉन 3। क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया यही। क्या हो गया बेटा, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। और इसको सिंप्लीफाई करना चाहता है तो ऑप्शन देख के और सिंप्लीफाई कर सकता है। कुछ कठिन था इसमें, नहीं था, कुछ कठिन था नहीं था, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, इफ द रिएक्शन a प्लस 2b से बन रहा है 6c प्लस 2d। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और पेपर में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसमें। क्या क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से, इफ द रिएक्शन a प्लस 2b रिवर्सिबल 6c प्लस 2d, इफ द इनिशियल रेट माइनस da अपॉन dt एट t इज इक्वल टू 0 इज 2.6 into 10 to the power minus 2 molar per second, what will be the value of minus dv upon dt at t is equal to 0। यानी किसकी वैल्यू पूछी गई है आपसे, dv अपॉन dt की वैल्यू पूछी। इधर वाला क्वेश्चन अगर आपने नोट कर लिया होगा तो मैं इसे रफ कर देता हूं। देखो कैसे, बहुत आसान क्वेश्चन, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, चुटकी बजाओगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने का मैंने क्या तरीका बताया आपको, कि आपको क्या करना है, सबसे पहले रेट एक्सप्रेशन लिखना है। कैसे लिखोगे, a प्लस 2b और उससे बन रहा है 6c प्लस d। लिखो भैया जल्दी जल्दी। रेट ऑफ रिएक्शन बहुत आसान हो गया सारे बच्चों के लिए, सारे बच्चे बहुत जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीख गए। तो देखो कैसे लिखोगे, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू -1/2 dv अपॉन dt इज इक्वल टू क्या है, 1/6 dc अपॉन dt, ठीक, 1/6 dc अपॉन dt इज इक्वल टू कितना है, dd अपॉन dt। ठीक है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं कंफ्यूज होने की, ये लिख लिया आपने। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन से आपको इसकी इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको इसको आपको पूछा गया है, बाकी आप कुछ भी दिया उससे क्या लेना देना पूरी रेट ऑफ रिएक्शन लिखने से। आपने रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया है तो क्या प्रॉब्लम है उससे। देखो भाई तो कैसे लिखोगे, इधर देखो, इधर देखो, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या है, -1/2 dv अपॉन dt लिख दिया आपने।
इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी, कितनी वैल्यू दी गई है भैया t इज इक्वल टू 0 पर, कितनी दी गई जल्दी बोलो। क्वेश्चन में गिवन है 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2 dB अपॉन dt। तो dB अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ गई 26 है, एक तरीके से 26 टू जा 52, यानी कि 5.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 कितनी आ गई, जो यूनिट दी उसको लिख दो, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, यानी कि यहां तक रेट ऑफ रिएक्शन पर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पर, रेट ऑफ फॉर्मेशन पर, रेट ऑफ रिएक्शन पर जितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते थे उतने मैंने आपको करा दिए। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाइए, आप मेरे क्वेश्चंस को मैच करिए। जितने भी नीट के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जितने भी नीट के स्टूडेंट्स हैं, कमिंग सितंबर में पेपर भी आने वाला है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। मैं सच बता रहा हूं, आपको बहुत हेल्प करेंगे। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे तो आप इन सारे क्वेश्चन से आपको कितना मैच करेगा डेटा, आप खुद देखेंगे। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये आपने नोट कर लिया होगा, जितने भी क्वेश्चन, अगर आपको जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए हैं आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको जब इच्छा हो तब आप डाउट पूछिएगा। ठीक है, बट कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, आपका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स का, रेट लॉ। मैं इस लॉ को बिल्कुल भी आपको रटने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं इतना आसान तरीके से इसको समझा दूंगा कि आपको लाइफ में कभी इसकी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैंने लिखा है कि ए और बी से बनना है एक प्रोडक्ट पी। केमिकल इक्विलिब्रियम सभी लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। मैं एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ मास एक्शन, उसी तरीके से है। तो क्या बोलोगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द लॉ ऑफ मास एक्शन, द लॉ ऑफ मास एक्शन, rate of chemical reaction is directly proportional to the active mass of the reactant। देखो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन the rate of chemical reaction is directly proportional to the proportional to the डायरेक्टली, ये डायरेक्टली लिखा, डायरेक्ट नहीं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी active mass of the reactant, active mass of the reactant। क्या लिखा है, according to this law the rate of chemical reaction is directly proportional to the active mass of the reactant। देखो अभी जो मैंने इक्वेशन लिखी थी, A प्लस बी से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट P बन रहा है। कैसे लिखोगे कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ब्रैकेट ऑफ A और ब्रैकेट ऑफ B। किसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं, एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट। मान लो जर्नल इक्वेशन मेरे पास ये है। अब देखो जब यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाता है K, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर बात। जितने भी रिएक्टेंट हो, देखो फिर आगे देखो,
कि रेट, एक इक्वेशन दी गई है रेट को लिखना, पहले इक्वेशन लिखो, ए प्लस बी प्लस सी प्रोडक्ट बन रहा है पी। कैसे लिखोगे कि रेट इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ ए डायरेक्ट, सॉरी, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रैकेट ऑफ ए, ब्रैकेट ऑफ बी और ब्रैकेट ऑफ सी। ब्रैकेट ऑफ ए, ब्रैकेट ऑफ बी, ब्रैकेट ऑफ सी। यानी कि जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे कि रेट इज इक्वल टू के ब्रैकेट ऑफ ए, ब्रैकेट ऑफ बी और ब्रैकेट ऑफ सी, जैसे ही आपने प्रोपोर्शनलिटी हटाई वहां पर क्या आ गया, एक कांस्टेंट आ गया, क्या, के। अब देखो, ये तो सिंपल रिएक्शन के लिए रेट लॉ आप लिखना सीख गए। अब देखो क्या है रेट लॉ में, सबको रेट लॉ समझ में आ गया कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो वहां पर एक रेट कांस्टेंट आता है, जिसको क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। अगर देखो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ अगर इस तरीके की इक्वेशन है, m1a प्लस m2b, प्रोडक्ट बन रहा है p, क्या बन रहा है, प्रोडक्ट p। रेट लॉ बच्चे लगाना नहीं सीख पाते, तो रेट देखो इज इक्वल टू, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रैकेट ऑफ a की पावर m1 ब्रैकेट ऑफ b की पावर m2। कभी प्रोडक्ट नहीं, हमेशा किसको देखना है आपको, रिएक्टेंट को देखना है। यानी कि रेट इज इक्वल टू के ब्रैकेट ऑफ ए, ब्रैकेट ऑफ बी, ए की पावर क्या m1 है, बी की पावर क्या है, m2 है। एक क्वेश्चन और करा देता हूं, नेक्स्ट, n1a प्लस n2b बन रहा है p प्लस, बन क्या रहा है, p प्लस q, क्या बनना है, p प्लस q। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी a की पावर m1 और b की पावर n2। m1 नहीं होगा, ये n1, क्या होगा, n1, और b की पावर क्या होगी, n2 होगी। यानी कि रेट इज इक्वल टू के ए की पावर n1 और b की पावर n2। अब मुझे लगता है सभी लोगों को रेट लॉ लगाना आ गया होगा, यहां तक सभी लोगों को रेट लॉ लगाना आ गया। दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो मैं पॉइंट लिख देता हूं, कि हमेशा डिफरेंट रिएक्शन के लिए, हमेशा डिफरेंट रिएक्शन के लिए सेम नहीं होगा के रेट कांस्टेंट। तो देखो के नेवर वी सेम, के नेवर बी सेम फॉर डिफरेंट रिएक्शन, के नेवर बी सेम फॉर डिफरेंट रिएक्शन, के कभी भी सेम नहीं होगा डिफरेंट रिएक्शन के लिए। दूसरी बात, द वैल्यू ऑफ के does not depend pressure and concentration, pressure and concentration, only depend temperature and catalyst एंड कैटलिस्ट। ठीक है, यहां तक रेट लॉ की सारी बातें खत्म हो गई। ठीक है,
नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेट लॉ के आगे चलेंगे, रेट लॉ की आगे की बातें डिस्कस करेंगे और हम लोग इसके बाद कुछ और भी चीजें ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है। देन फर्दर आगे के टॉपिक्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक। ये लेक्चर यहाँ पर खत्म हुआ। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसके सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखें, रेट लॉ को बहुत ध्यान से पढ़ें। ओके, थैंक यू क्लास।